सतीश रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहा था। वो कुदाल से खेत में मिट्टी खोद रहा था। उसे नहीं पता था कि जिस जगह पर वो खुदाई कर रहा है उस जगह नाग का परिवार रहता है। सतीश ने कुदाल मारी और पत्थर के नीचे एक बड़े बिल में रहने वाली नागिन दर्द से तिलमिला उठी। उस नागिन के शरीर पर उस कुदाल का वार हुआ था। सतीश ने जब कुदाल को देखा तब उसे खून लगा हुआ दिखाई दिया। उस खून को देखकर सतीश ने नीचे झुककर देखा तो उसे वो नागिन दिखाई दी। सतीश ने नागिन का सर पकड़कर बाहर निकाला और उस पर औषधि लेप लगाया। फिर उसे अपने बिल में छोड़ दिया। सतीश सोच रहा था कि नागिन अब ठीक हो जाएगी। सतीश घर आ गया, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था। सतीश की पत्नी सरू ने पूछा कि क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? आज मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है सरू, सतीश ने बताया। ऐसा क्या हुआ है? सतीश की बेटी स्वानंदी ने सतीश के पास आते हुए पूछा। बेटा, आज कुदाल से खेत में खुदाई करते समय एक नागिन जख्मी हो गई। उसका पेट देखकर लग रहा था कि जैसे वो गर्भवती हो। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। सतीश की यह बात सुनकर सरू ने कहा, फिर आपने क्या किया? सतीश ने बताना शुरू किया कि कैसे उसने नागिन को पकड़ा और उस पर लेप लगाकर फिर उसे उसके बिल में छोड़ दिया। पिताजी, तो फिर आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वो नागिन जल्दी ही ठीक हो जाएगी। हाँ, उम्मीद तो वही है, सतीश ने मायूस होकर कहा। नागिन अपने बिल में आ गई, लेकिन अभी भी वो बहुत दर्द में थी। कुछ देर के बाद उसका नाग अपने बिल में आया और उसने देखा कि उसकी पत्नी के शरीर पर घाव के निशान हैं और वो दर्द से तड़प रही है। नागिन गर्भवती थी और कुछ ही दिनों में अपने अंडे डालने वाली थी। नाग को अपनी पत्नी की हालत देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने नागिन से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब नागिन ने उसे सतीश के बारे में बताया। नाग गुस्से से फुफकारने लगा। उसने ये ठान लिया कि जिस सतीश की वजह से उसकी प्यारी पत्नी की ऐसी हालत हुई है, उसे नहीं छोड़ेगा। अगले दिन नाग धीरे से बिल से बाहर आया और छुपकर देखने लगा। तब स्वानंदी खेत में सतीश के साथ काम कर रही थी। स्वानंदी को देखकर नाग ने सोचा कि सतीश को सबक सिखाने के लिए उसकी बेटी का सहारा लेना चाहिए। किसी काम से सतीश खेत से थोड़ा दूर चला गया। ये देखकर नाग ने अपने जादू से अपना रूप बदला और वो एक आदमी का रूप लेकर स्वानंदी के पास आया। उसने कहा, बेटी, मेरा नाम नागेश है। मैं यहीं पास में रहता हूं। इस गांव में नया हूं। किसी से पहचान नहीं है मेरी। मेरी पत्नी गर्भवती है और बहुत बीमार है। अगर तुम मेरी मदद कर दोगी तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। नागेश की यह बात सुनकर स्वानंदी ने कहा, अरे चाचा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? इंसान ही इंसान के काम आता है। चलिए, मैं चलती हूं आपके साथ। बस मेरे पिताजी जरा बाहर गए हैं, उन्हें बताकर आती हूं। नहीं नहीं, उतना समय नहीं है। अगर देर हो गई तो पता नहीं मेरी पत्नी के साथ क्या हो जाएगा। अब नागेश गिड़गिड़ाने लगा। यह देखकर स्वानंदी ने सोचा कि ठीक है, पिताजी को वापस आने के बाद बता दूंगी। अभी इनके साथ जाना बहुत जरूरी है। स्वानंदी नागेश के साथ जाने लगती है। उसके ही खेत के कुछ दूर जाने के बाद नागेश कहता है, रुको, यही मेरा घर है। उसकी ये बात स्वानंदी को बहुत अजीब लगती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके ही खेत में नागेश का घर कैसे हो सकता है। चाचा, ये तो हमारा खेत है, यहां आपका घर कैसे हो सकता है? मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई। स्वानंदी की ये बात सुनकर नागेश ने अपने जादू से फिर अपना रूप बदला और वो अपने असली रूप में आ गया। अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़े नाग को देखकर स्वानंदी डर के मारे कांपने लगी। नाग ने अपना बड़ा मुंह खोला और स्वानंदी को अपने मुंह में लेकर बिल के अंदर चला गया। बिल के अंदर नागिन को जख्मी हालत में देखकर स्वानंदी समझ गई कि उसके पिताजी से गलती से जिस नागिन को घाव हुआ था, ये वही है। उसने हाथ जोड़कर नाग और नागिन से माफी मांगी, लेकिन नाग और नागिन दोनों भी सतीश को माफ करने के फिराक में नहीं थे। नाग ने स्वानंदी से कहा कि अब उस किसान को समझ आएगा कि अपने प्रियजनों को तकलीफ होती है तो कैसा महसूस होता है। स्वानंदी को लगा कि अब वो दोनों उसे डस लेंगे और उसकी मौत हो जाएगी। स्वानंदी हाथ जोड़कर उन्हें कहने लगी कि उसे मत मारें। तब नाग ने कहा कि वो उसे मारेंगे नहीं, पर जब तक गर्भवती नागिन के अंडे सही सलामत बाहर नहीं आते तब तक उसे नागिन का ध्यान रखना होगा। स्वानंदी के पास हां कहने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वो वहीं रुक गई। इधर खेत में सतीश स्वानंदी को आवाज देकर थक गया, लेकिन उसकी पुकार पर स्वानंदी नहीं आई। तब वो घर वापस आ गया। घर आकर उसने सरू से पूछा कि स्वानंदी कहाँ है। तब सरू ने बताया कि वो अभी तक घर नहीं आई है। स्वानंदी को लेकर दोनों बहुत परेशान हो गए। सतीश ने पूरे गांव में स्वानंदी को ढूंढा,
लेकिन उसे स्वानंदी कहीं नहीं मिली। मिलती भी कैसे? स्वानंदी ऐसी जगह पर थी जहां कोई नहीं पहुंच सकता था। कुछ दिन बीत गए। नागिन ने अब अपने अंडे अपने शरीर से बाहर निकाले। स्वानंदी ने कहा कि अब मुझे अपने घर जाने दीजिए। नागिन ने कहा कि नहीं, अभी नहीं। अभी तक तुम्हारे पिता को पूरी सजा नहीं मिली है। जब तक मेरे बच्चे अंडों से बाहर नहीं आते, तब तक तुम यहीं रहोगी। स्वानंदी चुप हो गई और नागिन के बच्चे अंडे से कब बाहर आएंगे उसका इंतजार करने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद नागिन के अंडों का छिलका टूटने लगा। नागिन समझ गई कि अब उसके बच्चे बाहर आने वाले हैं। बिल में अंधेरा था, इसलिए नागिन ने मिट्टी का एक दिया स्वानंदी को जलाने को कहा और स्वानंदी उस जलते दिए को लेकर खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद एक एक करके छिलके टूटने लगे और नागिन के बच्चे अंडों से बाहर आ गए। सभी बच्चे बिलबिलाने लगे और स्वानंदी के पास जाने लगे। उन बच्चों को ऐसे बिलबिलाता हुआ देखकर स्वानंदी डर गई और डर की वजह से स्वानंदी के हाथ से वो जलता दिया नीचे गिर जाता है, जिससे नागिन के बच्चों की पूंछें जल जाती हैं। ये देखकर नाग और नागिन दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इससे पहले कि नागिन कुछ करे, स्वानंदी हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगती है और अपने घर वापस जाने की अर्जी करती है। नाग को उस पर दया आती है और वो उसे बिल से बाहर छोड़ देता है। अब स्वानंदी अपने घर चली आती है। उसे देखकर सतीश और सरू दोनों खुश होकर उसे गले लगाते हैं। सतीश स्वानंदी से पूछता है कि इतने दिन तुम कहाँ थी और किस हाल में थी? तब स्वानंदी सब सच बता देती है, जिसे सुनकर विश्वास करना भी सतीश और सरू के लिए मुश्किल हो जाता है। सतीश कहता है कि ठीक है, जो हुआ वो हुआ। अब नाग और नागिन ने तुम्हें वापस भेज दिया, इसका मतलब है कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया। मेरी वजह से तुम्हें बहुत मुश्किल सहनी पड़ी बेटी। सतीश स्वानंदी से माफी मांगने लगता है। तब स्वानंदी उसके गले मिलती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। इधर बिल में नागिन के बच्चे बड़े हो रहे थे। नागिन के बच्चों ने एक दिन देखा कि उनके माता पिता की पूंछें लंबी हैं, लेकिन उनकी पूंछें छोटी और जली हुई हैं। ये देखकर नागिन के एक बेटे ने पूछा, ऐसा क्यों मां? हमारी पूंछें ऐसी क्यों हैं? तब नागिन ने बताया कि कैसे सतीश ने उसके शरीर पर घाव किया था और सभी बच्चे मरते मरते बचे थे, और फिर स्वानंदी के हाथ से दिया गिरने की वजह से उन बच्चों की पूंछें जल गई थीं। ये सुनकर सभी बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और फिर स्वानंदी से बदला लेने की बात करते हैं। नागिन के सभी बच्चों के पास रूप बदलने की शक्ति थी। नागिन की बेटी अपने भाइयों को एक योजना बताती है। सभी एक दिन छुपकर देखते हैं कि सतीश का परिवार किस समय खेत में काम करता है। नागिन की बेटी एक दिन सुंदर लड़की का रूप लेकर स्वानंदी से मिलती है और उसे अपना नाम मिलोनी बताती है। कुछ दिनों में स्वानंदी और मिलोनी की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मिलोनी अब अक्सर स्वानंदी के घर आने जाने लगती है, लेकिन वो कहाँ रहती है ये अब तक किसी को पता नहीं था। एक दो बार जब स्वानंदी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा था, तब उसने बात को टाल दिया था। ऐसे ही एक दिन उसके जाने के बाद सतीश और सरू ने स्वानंदी से पूछा, तुम्हारी ये सहेली मिलोनी बहुत प्यारी है, लेकिन वो अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताती है। कहाँ रहती है, उसके माता पिता कौन हैं, क्या करते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है। उनके इन सवालों के जवाब स्वानंदी के पास भी नहीं थे। उसने बस उन दोनों से इतना ही कहा कि मैं भी नहीं जानती, लेकिन मिलोनी को बुरा न लगे इसलिए मैं उसे ज्यादा कुछ पूछती नहीं हूं। अब लगभग रोज ही मिलोनी बनी नागिन की बेटी स्वानंदी के साथ सतीश के घर आने लगती है, लेकिन अभी भी उसे स्वानंदी या बाकी किसी को डसने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन जब वो अपने बिल में गई, तब उसके भाइयों ने पूछा कि अब तक तुमने उन लोगों को जिंदा क्यों छोड़ा है? तब उसने बताया कि मुझे मौका नहीं मिल रहा है और शायद उनकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है जो हर बार बच जाते हैं, लेकिन मैं अब जल्दी ही उनके पूरे खानदान को सबक सिखाऊंगी। उस समय नाग और नागिन ने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की कि उन्हें ये बदले की भावना छोड़ देनी चाहिए। हम दोनों उन्हें पहले ही सजा दे चुके हैं, लेकिन बच्चों ने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि बिना पूछे हमारी खूबसूरती को दाग लगाया है। नाग का लचीला शरीर और उसकी लंबी पूंछ उसकी सुंदरता की निशानी होते हैं, जो उस लड़की ने हमसे छीन लिया है। इसलिए अब हम भी उसका सब कुछ छीन लेंगे। बहना, अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए तुम जल्दी कुछ करो। अगले दिन मिलोनी स्वानंदी के घर आती है और उसे कहती है कि आज उसके घर वाले कहीं बाहर जा रहे हैं और वह घर पर अकेली है, लेकिन उसे अकेले रहने में बहुत डर लगता है। तब सतीश कहता है कि बेटा, अगर ऐसी बात है तो आज रात तुम यहीं रुक जाओ। वो भी यही चाहती थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे हाँ कह देती है। रात हो जाती है।
और सब सो जाते हैं। मिलोनी स्वानंदी के साथ उसके कमरे में सो जाती है। कुछ देर के बाद स्वानंदी गहरी नींद में सो जाती है और इसी बात की तसल्ली करके मिलोनी अब अपने असली नागिन के रूप में आ जाती है। वो अपने मन में कहने लगती है कि बस आज तुम सबकी आखिरी रात है। सबसे पहले मैं इसे ही डसूंगी जिसकी वजह से मेरी और मेरे भाइयों की पूंछें जल गई हैं। नागिन अब रेंगते हुए मिलोनी के पास आती है और उसे डसने ही वाली होती है कि तभी सतीश आता है और एक लकड़ी से नागिन का सर पकड़कर रोकता है। अब वो कुछ नहीं कर पाती है। सतीश का एक दोस्त आकर नागिन को पकड़कर जाली वाले एक थैली में रख देता है। उस आवाज से स्वानंदी की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि मिलोनी उसके पास नहीं है। सतीश को उसके कमरे में देखकर स्वानंदी पूछती है कि क्या हुआ, ये शोर कैसा और मिलोनी कहाँ है। अपनी सहेली के लिए स्वानंदी को इतना परेशान देखकर सतीश ने उसे थैली के अंदर की नागिन दिखाई। नागिन को देखकर स्वानंदी डर जाती है और सोचने लगती है कि शायद उस नागिन ने मिलोनी को डस लिया है। लेकिन तब सतीश उसे बताता है कि वो नागिन ही मिलोनी है। ये सुनकर स्वानंदी को बहुत धक्का लगता है। वो पूछती है कि आपको ये कैसे पता। तब सतीश ने उसे बताया कि पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारी इस नई और अनोखी दोस्त पर नजर रख रहा था। कुछ दिनों से हमारे घर का खाना जहरीला हो रहा था, पर मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई थी। तुम्हें तो पता है कि मैं रोज खाना खाने से पहले गांव के गली के कुत्तों और पक्षियों को खाना खिलाता हूं। उस दिन भी मैं रोज की तरह उन्हें खाना दे आया और उसके बाद मुझे पता चला कि उन कुत्तों और पक्षियों की मौत हो गई है। मुझे तभी शक हुआ था, लेकिन फिर मैंने इस पर नजर रखना शुरू किया। जब ये हमारे घर आती थी तब हमें बातों में उलझाकर खाने में अपना जहर मिला देती थी। इसका मंसूबा हम सबको एक साथ ही मार डालना था, लेकिन मैं हर बार वो खाना फेंक देता था और इसकी योजना पलट देता था। शाम को जब ये हमारे घर से निकलती थी तब मेरा ये दोस्त उसके पीछे जाकर देखता था। तब हमें पता चला कि ये हमारे ही खेत के उस बिल में जाती है और तभी मैं समझ गया था कि ये नागिन है। आज जब इसने खुद ये बात कही कि उसके घर में कोई नहीं है, तब मुझे भी मौका दिखाई देने लगा इसे पकड़ने का। इसलिए मैंने कहा कि आज की रात यहीं रुक जाओ। स्वानंदी ने पूछा कि अब है, इसके साथ क्या करेंगे? नाग को मारना तो पाप होता है। सतीश ने कहा कि हाँ, तुम सही कह रही हो। इसलिए अब इसे और इसके परिवार को जंगल में छोड़ आएंगे, जहां इन्हें किसी इंसान से कोई परेशानी नहीं होगी और ये भी किसी को परेशान नहीं करेंगे। फिर सतीश और उसका दोस्त उस नागिन को अपने खेत में लेकर जाते हैं और बिल से नाग के पूरे परिवार को बाहर निकालते हैं। उन सबको अलग अलग थैलियों में भरकर दूर जंगल में छोड़कर आ जाते हैं, जहां से वे कभी फिर इंसानी बस्ती में वापस नहीं आ पाते। सतीश की सूझबूझ से उसके परिवार की जान बच जाती है और नागों को भी नया और सुरक्षित घर मिलता है।